हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अमनदीप सिंह और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में। तो अर्थ जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो धरती को हम 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली लेयर जो हमारे पास उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ये सबसे बाहरी लेयर है, उसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट के नीचे दूसरी लेयर हमारे पास आती है, उसको हम बोलते हैं मेंटल। और थर्ड लेयर जो आती है मेंटल के नीचे, जैसे धरती की सबसे अंदरूनी लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करते हैं तो इसको बोला जाता है ऊपर पट्टी। मेंटल को मेंटली बोला जाता है और कोर को बोला जाता है क्रोड। क्रोड जो है हमारा वो सबसे इनर लेयर है और क्रस्ट जो है हमारी वो सबसे आउटर लेयर है। और इन दोनों के बीच में हमारे पास मिडल में हमारे पास आ जाती है मेंटल। चलिए, तो अब एक एक करके इन सभी लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं और उन सभी पॉइंट्स को भी साथ में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि ये जो लेयर्स हैं वो किस तरह से फैली हुई होती हैं। तो जैसा कि अभी आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे, सबसे पहली लेयर जो है हमारे पास वो है क्रस्ट, जो सबसे आउटर लेयर है। दूसरी लेयर जो है हमारे पास वो है मेंटल और तीसरी लेयर जो हमारे पास वो है कोर। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली लेयर जो है, ये जो लेयर हमारी है, ये हमारे पास सबसे ऊपर क्रस्ट और दूसरी लेयर हमारे पास है मेंटल और सबसे अंदर जो लेयर है इसको बोला गया है कोर। तीनों लेयर्स आपको अच्छे से डायग्राम के अंदर दिखाई पड़ रही होंगी। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट की अगर बात करते हैं तो अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी परत है ये। और ये धरती के अगर बात करते हैं वॉल्यूम और मास के हिसाब से, इसके वॉल्यूम एंड मास फॉर द होल अर्थ, उसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो 0.5 से लेके ऑलमोस्ट 1% जो है वॉल्यूम एक्वायर करता है क्रस्ट। और मास की अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1% के राउंड मास जो है वो क्रस्ट के अंदर आता है। दूसरा डेंसिटी, अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो क्रस्ट की डेंसिटी होती है हमारे पास 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। धरती की अगर एवरेज डेंसिटी की बात करें, एवरेज का मतलब कि पूरी होल अर्थ के लिए, ये जो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है ये हमारी होल अर्थ के लिए है। इसको भी आपने याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि धरती के लिए औसत घनत्व कितना है, एवरेज डेंसिटी कितनी है। तो फॉर होल अर्थ जो एवरेज डेंसिटी हमारे पास आती है वो आती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सिर्फ क्रस्ट की अगर बात करते हैं तो वो हमारे पास आती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और धरती जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे डेंस प्लैनेट भी है, जिसका घनत्व सबसे अधिक है। इसको भी आपने याद रखना है। चलिए, अब जो हमारा क्रस्ट है इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। 2 टाइप की हमारे पास क्रस्ट आती है। एक क्रस्ट होती है हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब क्या है? जिसके ऊपर हमारे पास कॉन्टिनेंट्स टिके हुए हैं, मतलब हमारा जो स्थल भाग है जिसके ऊपर मनुष्य रहते हैं वो सारा का सारा हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आता है। और दूसरा भाग जिसके ऊपर हमारे वाटर बॉडीज, जैसे कोई भी सी है या कोई ओशन है, वो जिसके ऊपर टिका हुआ है उसको हम बोलते हैं ओशियानिक क्रस्ट। तो क्रस्ट हमारे पास जो है उसको हमने 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर लिया। एक होगी ओशियानिक क्रस्ट जिसके ऊपर सारे के सारे ओशंस टिके हुए हैं, और दूसरी हमारे पास है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसके ऊपर हमारे सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो टिके हुए हैं। और इन दोनों की जो थिकनेस है वो डिफरेंट होती है। तो थिकनेस जो है हमारी ओशियानिक क्रस्ट की अगर बात करते हैं तो वो होती है 5 से 30 किलोमीटर। अगर ओशियानिक क्रस्ट की बात करते हैं तो वो है हमारे पास कितनी? 5 से 30 किलोमीटर। और अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास 50 to 70 किलोमीटर। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे सारा का सारा पानी भरा हुआ है, ओशियन है ना, और ये हमारे पास कॉन्टिनेंट है।
जैसे हमारे पास कोई माउंटेन रेंज है, जैसे हिमालय पर्वत है, तो अगर यहाँ पे हिमालय पर्वत के पास जाकर अगर आप थिकनेस को मेजर करोगे तो वो ज़्यादा आएगी, और अगर आप समुद्र की गहराई में जाकर थिकनेस को मेजर करोगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, कम आएगी। तो वही है कि क्रस्ट जो है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस होती है 50 से 70 किलोमीटर्स की, और ओशियनिक क्रस्ट की हमारे पास जो थिकनेस रहती है वो रहती है 5 से 30 किलोमीटर की। चलिए, अब जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते हैं, मतलब क्रस्ट से नीचे की तरफ जाएंगे, धरती के और अंदर की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो दोनों इंक्रीज करते जाते हैं। इसको भी आपने याद रखना है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, और साथ में हमारे पास जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। हमारा जो क्रस्ट होता है वो ज़्यादातर बना होता है किससे, सेडिमेंट्री मटेरियल से, जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स से। हिंदी में इन सेडिमेंट्रीज को बोलते हैं अवसादी शैल, अवसादी शैल। अच्छा, जो नदियाँ वगैरह अपने साथ गाद वगैरह बहा के लाती हैं, अवसाद बहा के लाती हैं, वो टाइम के साथ क्या होता है, वो रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पत्थरों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो हमारा जो क्रस्ट पार्ट है वो ज़्यादातर किससे बना हुआ है, सारा सेडिमेंट्री मटीरियल से बना हुआ है। इसको भी आपने याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि धरती के जो हमारा क्रस्ट है उसके ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो धरती के क्रस्ट पे पाया जाता है वो है हमारे पास ऑक्सीजन, दूसरा है हमारे पास सिलिकॉन, और तीसरा है हमारे पास एल्यूमिनियम। इन तीनों को भी आपने याद रखना है। एग्जाम्स के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। तो अगर एलिमेंट की बात होगी तो आपने ऑक्सीजन को टिक करना है। अगर आपसे मिनरल पूछा जाएगा तो मिनरल हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, खनिज की बात करेंगे। और अगर आपसे कोई मेटल पूछा जाएगा तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। लेकिन इसको भी आपने याद रखना है कि ये किसके लिए है, क्रस्ट के लिए, यानी कि भूपर पट्टी के लिए है। अगर हम होल अर्थ की बात करते हैं, अगर हम पूरी धरती को लेते हैं तो हमारी होल अर्थ के ऊपर, फॉर द होल अर्थ जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो हमारे पास कौन सा है, वो है आयरन। यहाँ पे मेंशन है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास आयरन पाया जाता है पहले नंबर पे फॉर द होल अर्थ, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ऑक्सीजन, और तीसरे पे हमारे पास क्या आता है, सिलिकॉन। ये जो रैंकिंग है ये फॉर होल अर्थ है, पूरी धरती के लिए है। और ये ऊपर जो मैंने लिखी है साथ में, ये हमारी किसके लिए है, सिर्फ क्रस्ट के लिए है। तो एग्जाम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ये किसके लिए पूछा गया है। तो अगर क्रस्ट के लिए पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम आएगा। अगर फॉर होल अर्थ पूछा जाएगा तो आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन आएगा। चलिए, तो ये थी कुछ मेजर प्रॉपर्टीज हमारी क्रस्ट के बारे में जो एग्जाम्स के अंदर भी पूछी जाती है। अब दूसरी लेयर जो हमारे पास आती है क्रस्ट के नीचे, वो होती है हमारे पास मेंटल। तो यहाँ पे भी अगर आप डायग्राम के अंदर भी आप देखोगे तो ये हमारे पास पूरी लेयर जो है ये कौन सी है, मेंटल है। मेंटल की जो थिकनेस होती है ये ऑलमोस्ट आपकी होती है 2900 किलोमीटर्स। इस डायग्राम को आपने अच्छे से देख लेना है, एक बार समझ लेना है, इसके अंदर हर चीज़ को मेंशन किया गया है। तो मेंटल जो है हमारा वो इतना 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक फैला हुआ होता है, तो उसको भी आपने याद रखना है। दूसरी चीज़, सबसे लार्जेस्ट लेयर जो है हमारे पास धरती के लिए वो कौन सी हमारे पास, मेंटल है। और 83% ऑफ द वॉल्यूम जो है, 83% ऑफ वॉल्यूम धरती का जो है हमारा वो किसके अंदर आता है, मेंटल के अंदर ही आता है। इसको यहाँ पे भी आप रीड कर सकते हैं। 83% ऑफ द वॉल्यूम, धरती का होल वॉल्यूम जो है उसका 83% हमारा मेंटल में है। और ऑलमोस्ट 67% ऑफ द मास, मास को भी आपने याद रखना है। मास जो है हमारा वो 67% जो धरती का है वो सिर्फ मेंटल में आता है। इसलिए मेंटल जो है हमारे पास वो हमारी लार्जेस्ट लेयर बन जाता है फॉर होल अर्थ। दूसरा एक्सटेंशन इसकी वो 2900 किलोमीटर बताया मैंने। धरती की डेप्थ में अगर जाएंगे तो 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक ये फैला हुआ है क्रस्ट से लेके। डेंसिटी की बात करते हैं तो 2.9 ग्राम से लेके 5.7 ग्राम तक इसकी एवरेज डेंसिटी है। जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, धरती के अंदर जाएंगे, तो डेंसिटी जो हमारी वो भी साथ साथ में बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, और साथ में डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जो है, जो डेंसिटी है रॉक्स की, वो भी क्या होता है, साथ साथ में बढ़ती जाती है।
अच्छा, मेंटल जो होता है हमारे पास, अगर मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं फर्दर। तो सबसे ऊपर तो हमारे पास क्रस्ट था, ये तो हमारे पास क्रस्ट है, और ये सबसे नीचे हमारे पास कोर है। इन दोनों के बीच में हमारे पास मेंटल जो है, मेंटल को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक मेंटल जो है उसको हम बोलते हैं अपर मेंटल, ये हमारे पास ऊपरी मेंटल है, और नीचे जो है उसको बोलते हैं हम लोअर मेंटल। एक अपर मेंटल, एक हमारे पास लोअर मेंटल, ठीक। अच्छा, मेंटल जो है इसको हमने अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड किया हुआ है। वो डिवाइड किया है इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर। हमारे पास जो अपर मेंटल है वो एक वीक और डक्टाइल पार्ट है, यहाँ पे मेंशन है अपर मेंटल। वो हमारे पास कैसा है, वीक और डक्टाइल। वीक और डक्टाइल का मतलब क्या है कि वो काफ़ी कमज़ोर है, और थोड़ी सी उसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो वो अपनी शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। वही अगर हम लोअर मेंटल की बात करें, लोअर मेंटल की बात करें तो वो क्या है, हमारे पास सॉलिड है, और अपर मेंटल के हिसाब से वो थोड़ा सॉलिड है, मतलब उसके शेप के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस हमारे पास नहीं आते हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर हमने मेंटल को जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक अपर मेंटल और एक हमारे पास लोअर मेंटल। अब मेंटल के अंदर रॉक्स जो होते हैं वो मोल्टन फॉर्म के अंदर होते हैं, और वो मोल्टन क्यों होते हैं, टेम्परेचर की वजह से। और वो जो टेम्परेचर की हीट जनरेट होती है वो कहाँ से जनरेट होती है, हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके से। और रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, हमारे पास जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, रेडियो एक्टिव मटीरियल जो हमारे पास, उसके डिके की वजह से जब वो टूटता है तो उसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है उसकी वजह से मेंटल के अंदर के जो रॉक्स होते हैं हमारे, वो मोल्टन फॉर्म के अंदर होते हैं। बट वो सारे के सारे रॉक्स जो होते हैं वो बिहेव कैसे करते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो एक सॉलिड की तरह होता है। मतलब वो एक लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करेंगे, वो हमेशा कैसे बिहेव करेंगे, सॉलिड की तरह। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है कि मेंटल जो है हमारा वो लिक्विड है या फिर सॉलिड है, तो हम उसको हमेशा सॉलिड की तरह ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसके बिहेवियर जो है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, एक सॉलिड की तरह ही होती हैं। चलिए, अच्छा, अब हमारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल आता है ना। तो ऐसा नहीं होता कि मेंटल हमारा एकदम से स्टार्ट हो गया, मतलब क्रस्ट खत्म हो गया और एकदम से हमारे पास मेंटल जो है वो स्टार्टअप हो गया। तो उससे पहले क्या होता है कि एक हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होती है। अब ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, एक इंटरमीडिएट लेयर, एक इंटरमीडिएट लेयर जो है हमारे पास जनरेट होती है। उस लेयर के अंदर क्या होता है कि हमारी जो क्रस्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो रही होती हैं और मेंटल की प्रॉपर्टीज़ जो है स्टार्ट हो रही होती हैं। इसी इंटरमीडिएट जो लेयर हमारे पास जनरेट होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी हमारे पास क्या होती है, दो लेयर्स के बीच में जो एक इंटरमीडिएट लेयर जनरेट होती है जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। एक लेयर खत्म हो रही होती है और दूसरी लेयर हमारे पास स्टार्ट हो रही होती है। तो उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं। और मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आती है, इंटरमीडिएट लेयर आती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम्स के अंदर भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो एक बार ड्रॉ करके आपको बता देते हैं फिर से। हमारा ये एक तरह से अर्थ का हमने जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सबसे ऊपर हमारे पास क्रस्ट आता है और उसके नीचे हमारे पास है मेंटल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्रस्ट है, मेंटल है और सबसे नीचे हमारे पास कोर है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में यहाँ पे जो एक इंटरमीडिएट लेयर आती है, ये हमारे पास कौन सी है, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी भी बोला जाता है, अकेला मोहो भी केवल बोला जाता है। और इसी तरह से मेंटल और कोर के बीच में जो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आती है, जो इंटरमीडिएट लेयर आती है, उसको हम जानते हैं ग्यूटनबर्ग के नाम से। तो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्यूटनबर्ग। तो ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी हमारे पास किसके बीच में आती है, यहाँ पे मेंशन भी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो हमारी वो मेंटल और कोर के बीच में होती है, और मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी जो हमारे पास वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। इन दोनों डिसकंटिन्यूटी को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, इनके नाम पूछे भी जाते हैं। इसके अलावा दो और डिसकंटिन्यूटीज होती है हमारे पास, एक को बोलते हैं रेपेटी और दूसरी हमारे पास होती है लेमन।
एक हमारे पास रैपिड डिसकंटिन्यूटी है और दूसरी हमारे पास लीमैन डिसकंटिन्यूटी है। आपने मेरे को कमेंट्स में ये बताना है कि दोनों की दोनों डिसकंटिन्यूटीज जो होती हैं हमारी वो किस किस लेयर में होती हैं या धरती के अंदर कहाँ पे पाई जाती हैं। तो कमेंट में मुझे को जरूर बताइएगा इन दोनों का, रैपिड डिसकंटिन्यूटी और दूसरी हमारे पास लीमैन डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, अब जो हमारे पास अपर मेंटल है, जैसे मैंने बताया आपको, अपर मेंटल जो होता है हमारे पास वो एक वीक और डक्टाइल पोर्शन होता है। तो वीक और डक्टाइल का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर चेंजेस जो हैं ईजिली हो जाते हैं और उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, क्रस्ट आता है। तो अगर क्रस्ट के अंदर कोई भी चेंज आना है या उसके अंदर कोई भी मूवमेंट जनरेट होती हैं तो वो हमारी कहाँ से जनरेट होती है, वो हमारे पास इसी अपर पार्ट से होती है, अपर मेंटल के पार्ट से ही होती है। और इसी इन दोनों को मिला के, क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के हम एक टर्म बनाते हैं, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर हमारे पास क्या होता है, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, उन दोनों को अगर हम इकट्ठा जोड़ देते हैं, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। मतलब क्या है कि क्रस्ट के अंदर कोई भी हमारे पास चेंज होना है, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट जनरेट होनी है, तो वो कहाँ से जनरेट होती है, वो सारी की सारी हमारी अपर पार्ट ऑफ द मेंटल से ही जनरेट होती है। क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द मेंटल हमारे पास वीक है, डक्टाइल है, उसके अंदर मूवमेंट्स में ईजिली हो सकती हैं। और हमारे पास जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं, क्योंकि जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी मूव करेंगी उनकी वजह से हमारा लिथोस्फीयर जो है, या फिर हम क्या बोलें, हमारा क्रस्ट जो है, उसके अंदर भी चेंजेस जो है वो जनरेट होते हैं, उनके अंदर भी मूवमेंट जो है वो जनरेट होती है। तो इसलिए इन दोनों को हम इकट्ठा जोड़ लेते हैं और इसके लिए हम एक सिंगल टर्म का जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या है, लिथोस्फीयर। आपने इसको याद रखना है, एग्जाम के अंदर ये भी चीज़ पूछी जाती है कि लिथोस्फीयर जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है या किस किस का कौन कौन सा पार्ट होता है। तो हमारे पास उसमें क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल दोनों के दोनों होते हैं। अब लिथोस्फीयर जो है उसके नीचे हमारे पास एक और लेयर आती है, उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। अब ये जो एस्थेनोस्फीयर है ये भी किसका पार्ट है, ये मेंटल का ही पार्ट है। तो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर के अंदर भी मेंटल का पार्ट आता है। एस्थेनोस्फीयर जो है ये भी क्या है हमारे पास, ये भी मेंटल का ही पार्ट आता है। अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमारे पास सबसे ऊपर जो है क्रस्ट है, सबसे आउटर लेयर जो हमारे पास क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे हमारे पास एक वीक डक्टाइल पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर मेंटल। ठीक, इन दोनों को मिला के हमारे पास बन जाता है लिथोस्फीयर। इन दोनों को हमने जोड़ दिया और हमारे पास बन गया लिथोस्फीयर। अब इस लिथोस्फीयर के नीचे हमारे पास मेंटल की ही एक और लेयर आती है जिसको बोलते हैं हम एस्थेनोस्फीयर। ठीक, अब यही एस्थेनोस्फीयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है अपर मेंटल को मूव करने के लिए और उसके साथ हमारे पास क्रस्ट को मूव करने के लिए। तो क्रस्ट और अपर मेंटल तो जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक, और ये दोनों जो हैं वो किसके ऊपर टिके हुए होते हैं, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर टिके हुए होते हैं। और जब भी एस्थेनोस्फीयर के अंदर कोई भी मूवमेंट होती है उस मूवमेंट की वजह से हमारे पास लिथोस्फीयर के अंदर भी मूवमेंट जो है वो जनरेट होती है। तो यहाँ पे मेंशन भी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एस्थेनोस्फीयर हमारे पास क्या होता है, ये भी अपर पोर्शन होता है किसके अंदर, मेंटल के अंदर में आता है। और एस्थेनो का मतलब क्या होता है हमारे पास, एक वीक पोर्शन। और अगर इसकी हम डेप्थ की बात करें तो लिथोस्फीयर जो होता है हमारा, लिथोस्फीयर के नीचे ये 80 से लेके 200 किलोमीटर की डेप्थ तक फैला हुआ होता है। तो एस्थेनोस्फीयर जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर के लिए। और जितना भी धरती के ऊपर लावा आता है, अगर हम लावा की बात करें, जितनी वोल्केनिक इरप्शन होती है, वोल्केनिक इरप्शन के अंदर हमारे पास जितना भी लावा धरती के ऊपर आएगा वो सारा का सारा लावा जो है हमारे पास वो कहाँ से जनरेट होता है, वो एस्थेनोस्फीयर से ही आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि हमारा धरती के ऊपर लावा का मेन सोर्स कौन सा है, तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एस्थेनोस्फीयर हो जाएगा। तो मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, मैग्मा धरती के इनसाइड होता है, ये इनसाइड ऑफ अर्थ है, इनसाइड ऑफ अर्थ। धरती के अंदर जो मोल्टन रॉक्स हैं हमारे, उनको हम मैग्मा बोलते हैं। अगर वही धरती के बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा के नाम से जानते हैं। तो जितना भी मैग्मा धरती के ऊपर आता है लावा की फॉर्म के अंदर, वो सारा का सारा कहाँ से जनरेट होता है, वो एस्थेनोस्फीयर से ही जनरेट होता है। चलिए, तो ये सारी की सारी मेजर प्रॉपर्टीज थी हमारी मेंटल के रिगार्डिंग में। तो एक बार डायग्राम में भी इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर हमारे पास लिथोस्फीयर,
यहाँ पे आप देखेंगे लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर हमारे पास क्रस्ट और अपर सॉलिड मेंटल पार्ट आ जाता है। उसके नीचे हमारे पास आ जाता है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हमारे पास सारा का सारा लिथोस्फीयर जो है वो टिका हुआ होता है। और अगर हम बात करें लोअर मेंटल की, तो लोअर मेंटल जो है हमारे पास वो सारा का सारा क्या है, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है। तो सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई भी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो जनरेट नहीं होते हैं। हीट इसके अंदर वही रेडियो एक्टिव डीके की वजह से होती है। अब धरती की जो सबसे अंदरूनी लेयर है या सबसे लास्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं कोर। ठीक, अच्छा कोर जो है अगर देखेंगे तो कोर जो हमारा वो 2900 किलोमीटर तक हमारे पास मेंटल है, वहाँ से लेके धरती के सेंटर तक। ठीक, तो वहाँ तक हमारे पास सारा का सारा कोर पोर्शन आता है। कोर को भी हमने क्या किया, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। एक हमारे पास होता है आउटर कोर और दूसरा हमारे पास होता है इनर कोर। अब सेम जैसे हमने मेंटल को डिवाइड किया था उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर, उसी तरह से हम कोर को भी क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। तो कोर जो है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर की फॉर्म में। आउटर कोर जो है हमारे पास वो लिक्विड फॉर्म में, इसको अपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इनर कोर जो हमारा वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है। धरती के अंदर, धरती की अगर बात करते हैं तो धरती के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी लेयर है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, और वो हमारे पास कौन सी आएगी, वो हमारे पास होएगी आउटर कोर। आउटर कोर के अलावा धरती में कहीं पे भी आपको लिक्विड जो है वो नहीं मिलता है। मतलब आपको जो रॉक्स हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर किसी भी और लेयर के अंदर नहीं मिलेगी। मेंटल के अंदर होती हैं बट वो सॉलिड की तरह बिहेव करती हैं, तो उनको हम सॉलिड ही कंसीडर करते हैं। बट एक्चुअल में जो लिक्विड फॉर्म के अंदर रॉक्स होती हैं वो सारी की सारी कहाँ पे आपको मिलेंगी, आउटर कोर के अंदर मिलेंगी। तो आउटर कोर जो होता है हमारे पास वो सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के अंदर भी ये पूछा भी जाता है कि धरती के अंदर कौन सी लेयर जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। अच्छा, अब आउटर कोर जो हमारे पास वो 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर की डेप्थ तक फैला हुआ होता है। और फिर 5100 से लेके 5100 के बाद की अगर बात करें 6378 किलोमीटर तक वो हमारे पास इनर कोर हो जाता है, इनर कोर हो जाता है। और धरती की जो रेडियस है, धरती की रेडियस जो है उसको भी अपने याद रखना है, वो है हमारे पास 6400 किलोमीटर्स, जो एवरेज लिखते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक रफ वैल्यू है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बनाई गई है 6400 किलोमीटर्स की। तो 5100 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर तक हमारे पास इनर कोर आ जाता है, और 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक हमारे पास आउटर कोर होता है। कोर जो है हमारे पास वो मैक्सिमम किससे बना हुआ होता है, आयरन और निकल से बना हुआ होता है। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं नीफी। इसको भी आपने याद रखना है। तो नीफी किसका नाम है हमारे पास, ये कोर के लिए यूज़ होता है। Ni निकल, Fe हमारे पास होएगा आयरन। इसी तरह से हमारे पास जो क्रस्ट है, क्रस्ट को हम बोलते हैं सियाल। इसको भी आपने याद रखना है। क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, सियाल। सियाल का मतलब क्या हो जाएगा, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। मेंटल जो है, मेंटल को हम बोलते हैं सीमा। मेंटल का नाम क्या है, सीमा। सीमा का मतलब सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। और इसी तरह से कोर जो है हमारे पास, कोर के लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, नीफी, निकल एंड आयरन। कोर की जो डेंसिटी है, जैसे मैंने बताया कि अंदर की तरफ जाएंगे डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर सभी इंक्रीज होता जाता है। तो कोर की जो डेंसिटी हमारे पास आउटर कोर की बात करेंगे वो 9.9 से लेके 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाती है। इसको भी याद रखना है, जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं डेंसिटी हमारी इंक्रीज होती जा रही है। धरती का जो मैग्नेटिज्म है, धरती का जो मैग्नेटिज्म है उसके लिए भी कोर को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो धरती के ऊपर जो हमारे पास एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट होता है। आपने सभी ने कंपास भी यूज़ करा होगा। तो कंपास के अंदर जो हमारे पास पॉइंट है, हमेशा नॉर्थ की तरफ जो पॉइंट आउट करता है वो धरती के मैग्नेटिज्म की वजह से करता है। तो ये जो मैग्नेटिक पोल जो है हमारे पास, डाईपोल जो जनरेट होता है धरती में, वो भी माना जाता है वो किसकी वजह से है, वो भी कोर की वजह से ही होता है। इसी तरह से हमारे पास जो इनर कोर है, इनर कोर की अगर बात करते हैं तो इनर कोर जो है हमारा मेजरली वो किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। और इसमें कुछ पार्ट कौन सा है, निकल का भी है। तो सेम वही नाम इसका वही रखा गया है, कोर के लिए नीफी ही बोला जाता है, निकल एंड आयरन की आयरन। और दूसरा
आपने याद रखना है कि हमारा इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो इनर कोर जो हमारे पास वो हमेशा सॉलिड में रहेगा, आउटर कोर जो हमारे पास वो लिक्विड में रहेगा। इन दोनों को आपने याद रखना है और यही इनकी प्रॉपर्टीज़ है, आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में, इनर कोर हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर। इनर कोर जो हमारे उसकी डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो 12.6 से लेके 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। वही हम क्रस्ट की अगर बात कर रहे थे वो 2.7 थी, तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हमारे पास 4 टाइम्स जो है डेंसिटी जो है वो बढ़ चुकी है। तो धरती के सेंटर पे जाते हैं तो डेंसिटी हमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे पास जो कोर है वो धरती का 16% ऑफ द वॉल्यूम को एक्वायर करता है, और साथ में अगर हम मास की बात करते हैं तो 33% ऑफ द मास, धरती का टोटल जो मास है उसका 33% सिर्फ कोर में ही आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे डेंसिटी जो है वो भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोर के अंदर जो हमारे पास हीट, जैसे मेंटल के अंदर हमारे पास हीट थी वो रेडियो एक्टिव डिके की वजह से थी, कोर के अंदर हमारे पास जो हीट होती है वो होती है रेजिडुअल हीट। अब रेजिडुअल हीट जो है वो क्या है, तो धरती का जब ओरिजिन हुआ था तो उस वक्त पे जो हीट धरती के अंदर ट्रैप हो गई थी, मतलब वो हीट जो धरती के अंदर ही ट्रैप हो गई, जो धरती से एग्जिस्ट नहीं कर पाई, वही हीट जो है हमारे कोर को क्या रखती है, गर्म रखती है, उसी के अंदर ट्रैप है। तो वही हीट जो है उसी को हम रेजिडुअल हीट के नाम से जानते हैं। तो कोर का जो हमारा हाई टेम्परेचर है वो किस वजह से होता है, रेजिडुअल हीट की वजह से होता है। तो 2 टाइप्स की हीट होगी हमारी जो धरती के अंदर है, एक तो होगी हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके की हीट जो मेंटल में है, और दूसरी हमारे पास रेजिडुअल हीट जो कोर के अंदर है। और कोर का जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कितना होता है, हमारे पास ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। और सेम इतना ही टेम्परेचर ऑलमोस्ट हमारा कहाँ पे होता है, सन के सरफेस के ऊपर भी होता है। चलिए, तो ये सारी की सारी हमारी मेजर प्रॉपर्टीज थी तीनों की तीनों लेयर्स की। जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, या पूछे गए हैं कभी भी, उन सभी को मैंने इसमें डिस्कस किया है। आई होप आपको सारा का सारा ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट्स में मेरे को ये भी बताइएगा कि रैपिडी और दूसरी लेमन डिसकंटिन्यूटी जो है वो धरती में किस लेयर के अंदर आती है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।